ओके गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो जहां पर आज अपन कवर करने वाले हैं क्लास 10th मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2। क्योंकि हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने देख ली है, उनको अच्छा भी लगा है। तो आज अपन कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स जो अपन पार्ट 1 में कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज कंप्लीट करते हैं टॉपिक्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑफ क्लास 10 चैप्टर साइंस 4। तो समझते हैं भाई, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं क्या। आज एक छोटा सा रिकैप बता देता हूँ। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हो बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हो। क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हो, वो होते हैं आपके मेटल्स। जबकि नॉन मेटल्स वो होते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हो। किसी से कोई इलेक्ट्रॉन को ले रहे हो मतलब नेगेटिव हो जाए, कोई भीख मांग रहे हो, वो नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स जबकि दे देते हैं, अपने लूज कर देते हैं, किसी को दान में दे देते हैं, मतलब पॉजिटिव एलिमेंट, इसलिए हम मेटल्स को बोलते थे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जबकि नॉन मेटल्स को हम बोलते थे इलेक्ट्रोनेगेटिव। इतना अपन ने देखा था, अपन ने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा था, अपन ने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस देखी थी। इसमें अपन आगे के टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हायरार्की ऑफ रिएक्टिविटी, वाटर, एसिड्स एंड द एलिमेंटल पीकिंग ऑर्डर। तो भाई यहाँ पर पढ़ने क्या वाले हैं मेनली, इतना बड़ा आपने लिख क्या दिया भैया, ये येलो येलो लाइन में कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं समझाता हूँ। देखो, मेनली अपन ने पिछली बार पढ़ा था कि कैसे रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शंस विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अपन देख रहे थे मेटल्स कैसे ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो रहा है, मेटलिक ऑक्साइड बना रहा है, कैसे हाइड्रो वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा है। तो आज अपन उन्हीं में से कुछ रिएक्शंस और देखने वाले हैं जहां पर हम रिएक्शन करेंगे विद एसिड्स, विद कुछ अलग अलग तरह के एलिमेंट्स, कुछ वाटर्स के साथ, कुछ बेसिस के साथ। तो पहला रिएक्शन अपन पढ़ने वाले हैं जहां पर हम बात करते थे स्पेक्ट्रम ऑफ रिएक्टिविटी विद द वाटर, वायलेंट रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं बेटा वायलेंट रिएक्शन। वायलेंट रिएक्शन मतलब कोल्ड वाटर। क्या बोलता? कोल्ड वाटर। क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में फॉर द सीबीएसई की वायलेंट रिएक्शन क्या होती है। सो वायलेंट रिएक्शन इज अ कोल्ड वाटर। क्या होती है बेटा? कोल्ड वाटर। चलो, अब इसमें अपन यूज किस किस का करते हैं। मेनली इसमें यूज किया जाता है पोटेशियम ले लो या सोडियम ले लो। पोटेशियम या सोडियम, पोटेशियम या सोडियम। अब जब भी ये वायलेंट रिएक्शन कह रहा है, वायलेंट मतलब क्या होता है? गुस्से में, एकदम खतरनाक, डेंजर टाइप का, है ना। सो वायलेंट मतलब यहाँ पर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी, मतलब हीट निकल रही होगी, आग निकल रही होगी। ठीक है, अपन आग निकालेंगे यहाँ पर। चलो, सो पोटेशियम सोडियम को जब भी हम एक कोल्ड वाटर के साथ या फिर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या निकालता है? वो निकालता है फायर। भाई ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन सा मेटल अगर आप पानी में रख दो या हवा में रख दो और रिएक्ट करके आग निकाल रहा हो या फिर आग पकड़ ले, वो कौन से मेटल्स होते हैं? वो होते हैं पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम कौन से होते हैं बेटा? पोटेशियम। और कौन सा होता है? और होता है आपका सोडियम। और कौन सा होता है? सोडियम। अब ये कैसी रिएक्शंस करते हैं? ये करते हैं आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कैसी रिएक्शंस करते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो क्या निकलती है? आपकी निकलती है हीट। हीट निकलती है, हीट हीट हीट। ये हीट बना रहा हूं मैं, ये कैसी हीट बना दी मैंने, कोई बात नहीं। हीट निकलती है क्योंकि आग पकड़ लेते हैं। अब एक रिएक्शन देखते हैं, केमिकल इक्वेशन, जहां पर हम देख रहे हैं कि हमने पोटेशियम लिया है। क्या लिया है? पोटेशियम लिया। पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट किया। अब मैंने बताया था जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो वो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है बेटा? मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बना रहा है? KOH बना रहा है। क्या बना रहा है? KOH बना रहा है। और क्या इवॉल्व होगी जब भी एक मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होता है? तो हाइड्रोक्साइड बनाता है और बाहर फेंकता है हाइड्रोजन गैस। क्या फेंकता है बेटा? हाइड्रोजन गैस। और साथ ही साथ हीट एनर्जी भी इवॉल्व होती है। क्या इवॉल्व होती है? हीट एनर्जी भी इवॉल्व होती है, आग लग जाती है, आग लग जाती है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन की बहुत छोटी सी, याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, वन वर्ड में पूछ लेता है, और असर्शन रीजन में भी पूछ लेता है। सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स, असर्शन रीजन भी पूछ लेता है। ठीक है, एमपी बोर्ड सिर्फ ये आपका ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, ऑब्जेक्टिव्स में वन वर्ड में या फिर दो नंबर के क्वेश्चन में, लेकिन असर्शन रीजन फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट्स भाई। सेकेंड है आपका फ्लोटिंग रिएक्शन। इसको हम देते हैं फ्लोटिंग रिएक्शन। बहुत ही अच्छी रिएक्शन होती है, बहुत ही अच्छी रिएक्शन होती है। कैल्शियम फ्लोट बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू इट्स सरफेस। कैल्शियम फ्लोट्स बिकॉज बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सरफेस। समझाता हूं, बहुत अच्छी। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी समझाता हूं। चूना, चूना देखा? चूना,
चूने को पानी में डाल देते थे, चूने को पानी में डाल देते तो क्या होता था, चूने को जैसे ही पानी में डालते थे तो बबल्स निकलते थे, बबल्स निकलते थे, क्योंकि जैसे ही कैल्शियम कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट होगा, जैसे ही कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट होगा, हीट निकलेगी, क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, हीट निकलने के कारण जो वेपराइज हो गया पानी, ऊपर बबल्स बनेंगे, कैल्शियम फ्लोट बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सरफेस। हाइड्रोजन गैस कहाँ स्टिक हो जाती है, सरफेस पे स्टिक हो जाती है, इसलिए कैल्शियम कैल्शियम तैरता है, बबल्स बनते हैं, ये रिएक्शंस, इसमें भी हीट इवॉल्व होती है। CaH2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये देखो एक बनाता हूँ बीकर, इस बीकर में अगर कैल्शियम डाल दूं ऊपर से तो यहाँ पर बबल्स बन जाते हैं, बबल्स बन जाता है अगर इसमें पानी हो, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है और कैल्शियम उसको रोक लेता है, इसलिए यहाँ क्या बन जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद द स्टीम ओनली, अगर कोई रिएक्शन जो स्टीम के साथ हो रही है, एल्यूमिनियम एंड आयरन, जैसे कि यहाँ देखो एक, क्या ले लिया ये भाई, ये रहा आयरन, आयरन को रिएक्ट किया है H2O के साथ, पानी के साथ, क्या बना दिया इसने, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। भाई रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, देखा होगा जंग लग जाती है, जंग लग जाती है क्योंकि वो फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, हाइड्रोजन गैस बाहर फेंक देता है। नो रिएक्शन, लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड, इनके साथ कभी पानी रिएक्ट नहीं करता, तो कोई मतलब ही नहीं है ये, लेकिन याद कर लेना कौन से एलिमेंट ऐसे हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन से ऐसे मेटल्स हैं, कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, वो मेटल्स हैं लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड, डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर एट ऑल। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? वैसे तो नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये जो चीज मैंने बताई है, ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। वायलेंट रिएक्शन, वायलेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पोटेशियम सोडियम को रिएक्ट करते हैं पानी के साथ, और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बनाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होगा कि वो हीट एनर्जी को इवॉल्व करेगा, हीट एनर्जी को इवॉल्व करेगा। पानी, पानी बोल रहा हूँ, सोडियम आग पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। फ्लोटिंग रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जहां पर कैल्शियम कैल्शियम को हम पानी में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, बबल्स बन जाते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर। ये रिएक्शन देखो, पेपर में मेनली आपको रिएक्शन लिखनी ही पड़ेगी, ये रिएक्शन रट लो या समझ लो, वैसे तो बहुत इजी है, अगर आपने कंपाउंड फॉर्मेशन मेरा पढ़ा है, मेरी कंपाउंड फॉर्मेशन की वीडियो देखी है, तो KH2 से रिएक्ट कैसे हो रहा है, KOH कैसे बना रहा है, CH2 से रिएक्ट कैसे हो रहा है, COH कैसे बना रहा है, ये सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरी जाके कंपाउंड फॉर्मेशन वाली वीडियो देख लेना, बहुत इजी वीडियो है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें कराए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायलेंट रिएक्शन क्या होती है, फ्लोटिंग रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन विद स्टीम क्या होता है, इसको नो रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद द डाइल्यूट एसिड्स, कभी कभी अपन मेटल्स को एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, हम मेटल्स को रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। इसका एक जनरल सी इक्वेशन लिखी है मैंने, जब भी कोई मेटल जब भी कोई मेटल एक डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो वो बनाता है सॉल्ट। क्या बनाता है बेटा, नमक, नमक जानते हो ना, सॉल्ट बनाता है। और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। एक्सेप्शन स्पॉटलाइट, भाई बहुत अच्छा एक्सेप्शन है इसमें, बहुत ही अच्छा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। लेकिन 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 ये कि जब भी मेटल एक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है, किसके साथ रिएक्ट होता है, नाइट्रिक एसिड एसिड के साथ रिएक्ट होता है, तो वो कभी भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता, कभी भी हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं जाती। क्यों? दिस इज बिकॉज HNO3 नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट ऑक्सीडाइज दी H2 प्रोड्यूस वाटर, क्योंकि जो ऑक्सीडाइज हो जाता है H2 के साथ और पानी बना लेता है, इसलिए नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिड्यूस टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स N2O NO NO2 इन सब में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर आपको तब भी समझ में आएगा जब आपने मोस्ट रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी। रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर मैं ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो मैं इस प्ले लिस्ट में अपलोड कर दूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसको मैं इसमें कवर करके नहीं चल रहा हूँ। लेकिन आप एक सिंपल सा क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन ये है कि क्या रिएक्शंस होती हैं अगर किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करें। तो मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करा जाता है तो वो कन्वर्ट होता है सॉल्ट में या फिर एक हाइड्रोजन गैस में, काय में, सॉल्ट में या फिर एक हाइड्रोजन गैस में। एक्सेप्शन ये है कि हाइड्रोजन गैस
कभी इवॉल्व नहीं होगी। अगर कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ, किसके साथ बेटा, एक ऐसा एसिड नाइट्रिक एसिड एच एन ओ थ्री के साथ रिएक्ट हो रहा हो, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2 बाहर निकला, ऑक्सीडाइज हुआ और बना लिया उसने क्या, H2O, पानी। तो बचता क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बचता है, N2O, NO, NO2, ये सब चीजें बच जाती हैं। इसलिए एक एक्सेप्शन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, इसको पढ़ लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं कहूंगा मैं इनको, बस सिमिलर क्वेश्चन से आपको पता होने चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है। जो जितनी भी चीजें अभी तक अपन ने पढ़ी है उनसे बहुत ही इजी क्वेश्चंस अब मैं लेके चल रहा हूँ। सो व्हाई डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट? व्हाई डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट? क्यों मेटल्स और नॉन मेटल्स ही रिएक्ट होते हैं, क्यों? कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि मेटल मेटल रिएक्ट हो जाए? कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि नॉन मेटल रिएक्ट हो जाए? क्यों ही मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट होते हैं? So noble gases are chemically inert because they have a complete outermost shell, 8 electrons except helium with 2. All other elements tends to be complete their octet by losing, gaining or sharing electrons, and this is their driving force to react. अब यहाँ पे मैंने बहुत सी बकवास लिख दी है, बच्चों को समझ में नहीं आएगी भैया क्या लिख दिया, नोबल गैस क्या होती है, क्या लिख रहे हो भैया, ये ऑक्टेट क्या लिख दिया भैया आपने, भैया ये क्या लिख रहे हो, लूजिंग गेनिंग शेयरिंग क्या क्या लिख दिया। चलो समझाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसमें लिखा सिर्फ इतना सा है। अगर आपने नोबल गैस के बारे में कभी नहीं सुना तो अब सुन लो। नोबल गैस वो गैसेस होती हैं जिनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, जिसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, या फिर नोबल गैस वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड हो। 8 चाहिए थे, 8 हैं, खत्म। 2 चाहिए थे, 2 हैं, खत्म। हीलियम, हीलियम के लास्ट शेल अंदर वाला होता है, ये देखो हीलियम, हीलियम के पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर जाते हैं, क्योंकि उसके एक तो एटॉमिक वैल्यू भी 2 ही होती है, एटॉमिक नंबर भी 2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 भर गए, खत्म बात, 2 भर गए, खत्म बात। लेकिन 2 भर गए, 2 खत्म बात, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं नोबल गैसेस, जिनके लास्ट शेल में कैसे आ रहे हो, आउटर मोस्ट शेल पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो। अब कंप्लीटली फिल्ड हो गया, तो भाई जब वो कंप्लीटली फिल्ड है तो वो किसी साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, वो बना ही नहीं सकता बॉन्ड। देखो उसको तो अपनी चीजें पूरी है ना उसके पास, तो वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, उसके पास लास्ट शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि वही एलिमेंट्स जाते हैं कंप्लीट अपने आप को तैयार करने, जिनको लूजिंग करनी पड़े, अपने इलेक्ट्रॉन्स को देना पड़े। मैंने एक डायग्राम बनाया है। Na क्या कर रहा है, कैल्शियम को दे रहा है, कैल्शियम को दे रहा है, तो NaCl बना लेता है, तो वो लूज कर रहा है, एक एक लूज कर रहा है, एक गेन कर रहा है, या दोनों शेयर कर रहे हैं। तो ये क्या बना रहे हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बना रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर? कैसे कोई मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट होते हैं? तो मेटल नॉन मेटल रिएक्ट तब होते हैं जब एक मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंसी शेल से छोड़ रहा हो, तो वो क्या, कौन सा एलिमेंट, कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होगा, पॉजिटिव आयन होगा। और एक नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा हो, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा हो, मतलब नेगेटिव आयन ले रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा? तब हम बोलेंगे कि मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है, और एक क्या बना रहा है, एक बना रहा है एलिमेंट, एक बना रहा है एलिमेंट, एक बना रहा है एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन बढ़ रहे हैं अपने अगले टॉपिक में, जहां पर अपन बात करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। क्या होता है आयनिक बॉन्ड? क्योंकि देखो मैंने इसके पहले जो एक क्वेश्चन कराया, आपको 2 क्वेश्चन कराए मेनली, दोनों क्वेश्चंस जो थे आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये दोनों क्वेश्चंस मैं एक बार पूरा आपको प्रेजेंट करके बता देता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो, चलो, ये आपके दोनों क्वेश्चन है कि व्हाई डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट? क्यों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ही रिएक्ट करते हैं? क्यों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ ही रिएक्ट करते हैं? ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स अलग हैं। याद रखना, क्वेश्चन का मतलब अलग है, दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स अलग हैं, दोनों क्वेश्चंस का मतलब अलग है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाई डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट? क्यों मेटल्स और नॉन मेटल्स ही रिएक्ट करते हैं? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक साथ ही क्यों रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक डायग्राम भी यहाँ पे बनाया है, जहाँ पे सोडियम जो अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, मतलब सोडियम अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है।
तो वहां मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये एक तरह का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। चलो, बहुत बढ़िया। अगर आगे चले, आगे चलते हैं, मजे आएंगे। देखो अभी मजे आएंगे, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, बहुत ही मजे आने वाले हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड बहुत ही सिंपल है, मैंने यहाँ पर लिखा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, सो देखो, द अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एन आयनिक बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक, आयनिक मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स भेजे जा रहे हैं, आयंस भेजे जा रहे हैं, बॉन्ड बन रहा है, मिल रहे हैं, आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। देखो, दो अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन, अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन जब एक साथ आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन उनके बीच में होता है, तो वो चिपक जाते हैं। और जैसे ही वो चिपक जाते हैं, वहां पर जो बॉन्ड बन रहा होता है वो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। क्या होता है बेटा? आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड में एक टर्म आती है, उसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। ये समझना है भाई आपको, आयनिक कंपाउंड क्या होता है। So the compound formed by a transfer of electrons is called an ionic compound. The compound formed by the transfer of electrons, transfer of electron is called an ionic bond. Is called an ionic bond. अब देखो एग्जांपल देता हूं। अभी अपन ने देखा था सोडियम। क्या बेटा? सोडियम की वैलेंसी होती है, कि वैलेंसी जो होती है वो होती है 11। क्या होती है? 11। ये एक इलेक्ट्रॉन को देता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को देता है। क्या करता है बेटा? देता है। तो देता है तो अच्छी बात है। किसको देता है? एक क्लोरीन को देता है। किसको देता है? एक क्लोरीन को देता है। क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। सोडियम देता है, क्लोरीन एक्सेप्ट करता है। सोडियम देता है अपना इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो जो ट्रांसफर हो रहा है किसका? इलेक्ट्रॉन का। सोडियम टू क्लोरीन, सोडियम टू क्लोरीन। तो जब ये दोनों मिलेंगे एक साथ, क्या बनाएंगे? एक आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। जैसे कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, अब इसके पास लास्ट शेल में 8 कंप्लीट है, इसके पास भी लास्ट शेल में 8 कंप्लीट है। तो ये क्या करेंगे? मिल जाएंगे। क्या करेंगे? मिल जाएंगे। इसकी एन ए की वैलेंसी 1, सी एल की वैलेंसी -1, लेकिन हम क्या लिखते हैं? 1। तो आयनिक का ट्रांसफर कर देना, आयंस का ट्रांसफर कर देना, और क्या बना देना? सीएल बना देना, NaCl बना देना। अच्छा, मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो याद करो, अपन ने कंपाउंड फॉर्मेशन पढ़ा था। मेरे लेक्चर में कंपाउंड फॉर्मेशन बना था, जहां अपन कुछ ऐसी चीजें देख रहे थे। याद आया? इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये चीजों को याद रखना, क्योंकि आगे जाके ये चीज काम आएगी। ठीक है? ऐसे ही आप अभी आप आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हो, फिर आप कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ोगे। ऐसे बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। क्लास 11th में जाओगे, क्लास 12th में जाओगे, पीसीएम ले लोगे या पीसीबी ले लोगे, तो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, और भी सारे फॉर्मेशंस पढ़ोगे आप अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे। तो उन सब में मेन जो रोल अदा करती है ना चीज, वो है आपकी कंपाउंड फॉर्मेशन। अगर आपको कंपाउंड फॉर्मेशन आता है तो आपको सब आता है, आपको सब आता है। क्या बेटा मेरा? सब आता है। ठीक है, चल बहुत बढ़िया। कोई डाउट है? नहीं? डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में फटाफट अपना जो भी डाउट है लिख दो, मैं उसका आंसर रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो हो सकता है कि एक दिन लग जाए, अगले दिन मैं, लेकिन रिप्लाई जरूर देता हूँ। ठीक है? तो फटाफट आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन भर देना डाउट से। डाउट से भर दो कमेंट सेक्शन। और समझ आ गया है तो एम लिख दो। क्या लिख दो बेटा? एम। एम समझते हो ना? हाँ, एम लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, जो मैंने अभी आपको बताया ना, वही जो मैंने अभी आपको बताया। देखो इनने क्या करा, एक विजुअलाइजेशन वाला मैंने एक एग्जांपल लिया, आपको समझ में आएगा कि कैसे एक NaCl बनता है। देखो, Na कर रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो Cl के पास हैं, देखो ये अपना उसने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास वो कंप्लीट हो रहे हैं आगे जाके। तो एक आयनिक फॉर्मेशन बना रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये देखो भाई, सब कंप्लीट है। यहाँ इसके पास एक बच रहा था, इसने इसको दे दिया। इसके पास 7 थे तो इसने इसको ही दे दिया, इसके पास 8 हो गए। बस खत्म। अब इसके पास भी देखो दो 8 है, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बन गया NaCl। यही मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आयनिक कंपाउंड होता है, ये आयनिक फॉर्मेशन होती है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है?
अब देखो, ये मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड की आपको एक बहुत प्यारी सी रिएक्शंस लिखी है। यहां पर भी देखो क्या होता है, अभी बताता हूँ। मैग्नीशियम के लास्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के लास्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम भाई साहब ने क्या करा, मैग्नीशियम भाई साहब ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। और भाई साहब को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो भाई साहब ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उसके लास्ट शेल में 8 हो गए। हो गए 8, 8 हुए नहीं हुए, हो गए ना 8, बस यही चीज है। यही बना आपका क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ में, MgCl2, MgCl2 चलो ये देखो, ये फॉर्मेशन हो रहा है, बन रहा है। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। आगे बढ़े, ये सब एग्जांपल से जो अपन ने आयनिक कंपाउंड, आयनिक फॉर्मेशन देखी ना, बस उसी के। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन यहाँ बात करने वाले हैं की प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं क्या क्या की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। सो पहली प्रॉपर्टी है उनका फिजिकल नेचर। देखो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, सॉलिड्स, सॉलिड्स एंड समवॉट हार्ड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक कंपाउंड, इनके बीच में इतना मजबूत पकड़ होती है, इतनी मजबूत पकड़ होती है, चिपक जाते हैं, एकदम कस के चिपक जाते हैं। और चिपकने के कारण, जैसे ही चिपक जाते हैं एकदम हाथ मिला लेते हैं, और इनका अट्रैक्शन भी बहुत होता है। क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो ये सॉलिड्स, सॉलिड्स हो गए, जितने सॉलिड्स होते हैं इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इनके मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास चिपके रहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ब्रिटल होते हैं, एंड ब्रेक इनटू अ पीस व्हेन प्रेशर इज अप्लाई। ब्रिटल होते हैं मतलब टूट जाते हैं, मारोगे बहुत कस के मारोगे ना, एकदम टुकड़ों में टूट सकता है यानी कंपाउंड, ठीक है बिल्कुल। सेकंड होता है सॉल्युबिलिटी। जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट। सॉल्युबल होते हैं कुछ, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन बहुत से होते भी हैं। क्या सोडियम देखा था, है आयनिक कम फॉर्मेशन उसका भी होता है, मेटल वो भी है, लेकिन सॉल्युबल है। पानी में डालोगे ना, सॉल्युबल नहीं बोल सकते, फट जाएगा, लेकिन बोलेंगे अपन सॉल्युबिलिटी है उसमें। जैसे ही घुला, फट गया। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इन अ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि रिजेक्ट होते हैं, नो फ्री आयंस, दे डू नॉट कंडक्ट इन द मोल्टन स्टेट, एंड दे डू कंडक्ट इन द मोल्टन स्टेट। लिक्विड फॉर्म में ये बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, ज्यादा दोगे तो वो टूट जाएंगे, इंटरआयनिक इंटरेक्शंस क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है, 4 पॉइंट, इन 4 पॉइंटों को आपको याद करना है, ऐसे एज इट इज आपको उनको याद करना है, एज इट इज आपको लिख के भी आना है, ठीक है। एमपी बोर्ड वाले खासकर सुन लो, सीधा पूछ लेता है राइट द 4 प्रॉपर्टीज या राइट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो फिजिकल नेचर, सॉल्युबिलिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं फॉर्म ऑफ अर्थ क्रस्ट, द अकरेंस ऑफ मेटल के बारे में। चलो, सोर्स, भाई देखो, अब ये थोड़ा हटके चीज है, ठीक है, ये थोड़ी सी हटके चीज है। इस चीज के बारे में अगर अपन बात करें, सो द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स, द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। अर्थ क्रस्ट क्या है, मेजर सोर्स ऑफ क्या है, मेटल। भाई पूरे अर्थ में क्या है, मेटल्स ही मेटल्स हैं, मेटल्स ही मेटल्स हैं। सी वाटर ऑल्सो कंटेन सॉल्युबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब आपको सी वाटर में मिल जाएगा। बाकी जो चीजें बचती हैं, लोहा लंगड़, वो आपको धरती के अंदर से मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा दिया है, देखो एक 3D डायग्राम दिया है आपको। इसमें ये आपको देखो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट या डायमंड वायमंड मिल रहा है सब कुछ। ये आपको लोहा मिल रहा है, लोहा लंगड़, ये आपको देखो कि कौन सा मेटल मिल रहा है, अजीबो गरीब। ठीक है, तो जितने भी हैं सब मिनरल्स अंदर वेरियस लेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। आपको मिनरल्स मिल सकते हैं, ऑर्स मिल सकते हो, गैंगी। भाई ये 3 चीजें जो हैं मैं आपको मेनली अब बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो, इसे मुझे एक ओवरव्यू देना था, जिसके बारे में अपन देखने वाले हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनरल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओर्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैंगी। तीनों का अलग अलग मतलब होता है, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मिनरल्स, द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में नेचुरली मिल जाए वो चीजें मिनरल्स कहलाती हैं। और मिनरल से जो चीजें निकाली जाती है ना, वो ओर्स कहलाती हैं, ठीक है। मिनरल्स नेचुरली मिलते हैं, जमीन के अंदर नेचुरली मिलते हैं, जो लाखों साल पुराणों से अपने हैंगे, वो मिनरल्स हैं। मिनरल्स निकाला, उसमें से मान लो अब मिनरल्स था, उसमें लोहा भी था, उसमें गोल्ड भी था, तो गोल्ड और लोहे को अलग अलग करने के लिए अपन ओर्स का यूज कर ओर्स बना लेते हैं, अलग अलग कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया।
तो वो ओर्स होगी। अब गैंगी क्या होता है? गैंगी मीन्स द अर्थी सैंडी रॉक इम्प्योरिटीज दैट फाउंड इन मिनरल्स। मिनरल्स के अंदर और भी चीजें होती हैं। जब आप मिनरल निकालोगे, एक लोहा, या फिर आपको मान लो आपने खुदाई करी, आपको बहुत सारी चीजें मिली मिनरल्स में, आपको मान लो लोहा मिला और गोल्ड मिला, सिल्वर मिला, एल्यूमिनियम मिला, सब मिक्स था। तो आपने उसको तोड़ा। तोड़ा तो उसमें क्या निकला? गोल्ड अलग निकला, लोहा अलग निकला, एल्यूमिनियम अलग निकला, सब कुछ अलग निकल गया। तो धूल भी निकली होगी, सैंड भी निकली होगी, पत्थर भी निकले होंगे। तो जो इम्प्योरिटीज मिनरल्स में ऑलरेडी पाई जाती हैं वो कहलाती हैं गैंगी या फिर मैट्रिक्स। क्या कहलाती है बेटा? मैट्रिक्स। देखो एक क्रूशियल सी डिस्टिंक्शन बताता हूँ। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, जितने भी ओर्स होंगे वो सब मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकते। सारे ओर्स मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकते। क्लियर? सारे ओर्स मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। द मेटलर्जी ब्लूप्रिंट फ्रॉम ओर टू द प्योर मेटल। अब कैसे एक ओर को एक प्योर मेटल में कन्वर्ट किया जाता है? कैसे एक ओर को एक प्योर मेटल में कन्वर्ट किया जाता है? सो वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की अगर अपन बात करें, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग आउट अ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर। एक ऐसी प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब होता है जहां पर आप ओर से उसका प्योर मेटल निकालते हो। क्या निकालते हो बेटा? प्योर मेटल निकालते हो। वो कहलाती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। 2 नंबर के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में 1 वर्ड में पूछ लेता है कि ओर में से जो प्योर मेटल निकाला जाता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहते हैं। मेटलर्जी का मतलब होता है द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। भाई, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में अलग तरह की स्टेप्स होती हैं उसको रिफाइन करने के लिए, मेटल्स में से ओर को निकालने के लिए। ओ सॉरी, और में से मेटल, प्योर मेटल को निकालने के लिए। वो मेटलर्जी कहलाती है। ये एक डायग्राम बना है बहुत प्यारा सा। ओर्स, ओर्स में आएगा, आप कंस्ट्रक्ट करो, कंसंट्रेशन करोगे, डिवाइड करोगे। हाई रिएक्टिव एंड मीडियम रिएक्टिव वाला है या लो रिएक्टिव वाला है। हाई रिएक्टिव वाला है तो आप उसको मोल्टन ओर करोगे, पिघलाओगे और प्योर मेटल निकाल दोगे। मीडियम रिएक्टिव ना हाई है ना लो, मीडियम बीच में, तो कार्बोनेट और कर सकते हो, सल्फाइड और कर सकते हो, उसको गर्म कर सकते हो हल्की आंच में, और फिर आप उसको प्योरिफिकेशन करते हो। लेकिन लो रिएक्टिव जो होती है ना, उसमें आप सल्फाइड और डालते हो। सल्फाइड और क्या करता हो? सल्फाइड और डालते हो, उसको रिएक्ट करके फिर रोस्टिंग करते हो, देन फिर आपको मेटल मिलता है। मेटल मिलने के बाद भी वो प्योर नहीं रहता, आप उसकी रिफाइनिंग करते हो, घिसाई करते हो हल्की हल्की हल्के हाथों से, तो फिर ताकि वो प्योर मिलता है। ये पूरा डायग्राम जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब आप बोल लो कि भैया सब कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया आपने तो। नहीं बेटा, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बताया, इंपॉर्टेंट वही बताया जो आपके काम का है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे। एट द एंड जब सेशंस खत्म होंगे, जब मैं सारे चैप्टर कवर कर लूंगा फॉर क्लास 10th फॉर के लिए, तो अपन सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार रिपीट होते हैं पेपर में, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो अभी तो स्टार्टिंग है, टेंशन मत लो। चलो, अब ये हाईली रिएक्टिविटी मेटल क्या होते हैं? ओर्स आर कंसंट्रेटेड एंड देन सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन और बहुत बकवास लिख दी मैंने यहाँ पर, कुछ नहीं है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल अपन ने देखी, हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, उसी के बारे में छोटी सी डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर दी। हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैसे होते हैं, ठीक है, लो मीडियम रिएक्टिव कैसे होते हैं, लो रिएक्टिव कैसे होते हैं, कैसे कोई चीज निकलेगी। तो जो मैंने अगर चार्ट जिसको याद है ना, वो ये चीज आराम से समझ जाएगा, लिख लेगा। इसको आप सिर्फ राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है? चलो, अब एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी भाई। अनाउंसमेंट ये थी कि हमारी खुद की एक ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। मे बी इट्स 15 अप्रैल से। हो सकता है थोड़ा सा डिले और हो जाए, थोड़ा सा डिले और हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 15 अप्रैल मान के चलिए, आपको इसमें एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। आपको इसमें एक गूगल फॉर्म भी मिल जाएगा। ये एक ऑफलाइन क्लासेस रहेंगी। कैसी रहेंगी बेटा? ऑफलाइन क्लासेस रहेंगी। तो जो बच्चे भोपाल के हैं वो आके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बहुत ज़्यादा मिनिमम नॉमिनल रहेगी, कोई ज़्यादा फीस अपन लेंगे नहीं, इसकी टेंशन मत लेना। लेकिन आप पहले 3 दिन का भाई फ्री डेमो है। 3 डेज फ्री डेमो है, 3 डेज। तो 3 दिन आप आइए, डेमो लीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप ज्वाइन करिए। इसमें कोई मैं आपसे कुछ नहीं बोल मांगूंगा, 1 रुपये चार्ज नहीं होगा। आप आइए, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आइए, अटेंड करिए, आपको समझ में आता है तो आप देखिए। वैसे 3 दिन मेरे समझ में नहीं आता तो मैं आपको 1 हफ्ते का फ्री डेमो दे दूंगा, मुझे उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है? अब इतनी बात समझ में आ गई। 15 तारीख से है, 15 तारीख से है, ऑफलाइन है, और 1 हफ्ते का मान के चलते हैं भाई। ठीक है?
फीस मीस अपन तभी बात करेंगे, उसमें कुछ नहीं है, बहुत नॉमिनल फीस होगी, मैंने डिसाइड खुद नहीं करी है। और हम्म एक चीज अपन, मैं इसमें आपको कवर कराऊंगा मैथ्स। मैथ्स, लो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। पहली चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि स्टार्टिंग बैच, बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 15 अप्रैल 2026। ओके गाइस, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, मैं जानता हूँ। सेकंड चीज मैं आपसे ये बोल दूंगा कि भाई लो, 1 वीक, 1 वीक का फ्री डेमो है, ठीक है। और अब अपन इसमें देखने वाले हैं मेनली मैथ्स और साइंस, ठीक है। तो ये अपन चीजें कवर करेंगे, और फिर अपन देखते हैं और भी चीजें जो रहेंगी उसके लिए है। एसएसटी हो गया आपका, आपका हिंदी हो गया, तो इसके भी क्वेश्चंस, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे, जितने भी आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के जो होंगे, वो हम तैयारी करवा देंगे हिंदी की। साथ ही साथ हम इंग्लिश की भी कवर पूरी करवा देंगे। तो मैथ साइंस एसएसटी हिंदी इंग्लिश जो आपके ऑल सब्जेक्ट है, मेनली फॉर द ऑल सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। अब मेन चीज आपकी यहाँ आ जाती है कि भाई ये क्लास किस किस की रहेगी, सिर्फ 10th के लिए नहीं। तो वी आर स्टार्टिंग ओन इंस्टीट्यूट वेयर, जहां पर हम करने वाले 6th से लेके 10th तक के बच्चों के लिए। कहाँ तक के बच्चों के लिए? 10th तक के, फ्रॉम 6th क्लास टू 10th क्लास तक के बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 3 डेज या 1 वीक का फ्रीडम हो आपके हिसाब से, आपको जब तक पढ़ना है, तब तक आपको समझ में ना आए तो अभी जुड़ जाना भाई। मैं गूगल फॉर्म डाल देता हूँ, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप भोपाल से हो तो, ठीक है। आप गूगल फॉर्म भरो, भोपाल से हो तो ही भरना, अगर बाहर वाला है तो वैसे उसके लिए नहीं है। बाकी अपन 1 शॉट 2 शॉट तो डालते रहते हैं इसमें, बहुत सी चीज़ें आपको यूट्यूब में ही पता चल जाएंगी कि मैं पढ़ा रहा हूँ। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कर लेना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जहां पर अपन कवर करेंगे एक नया चैप्टर। अब वो पता नहीं कौन सा होगा, लेकिन डिसाइड करेंगे, एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। मिलते हैं, टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय। सी यू गाइस एंड टेक केयर।